हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी पूस की रात कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कहानी ओएसटीटी सिलेबस में है और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी आप सबको हेल्पफुल करेगी। पूस की रात जो कहानी है, मैं तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी प्रेमचंद जी के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप सभी ने जाकर देख लीजिएगा प्रेमचंद जी के बारे में। तो उनके प्रमुख जो कहानी पूस की रात, ये कहानी प्रेमचंद जी ने 1931 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। और पूस की रात का मतलब क्या है? पहले हम पूस की रात कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसके मतलब तो हम जानेंगे ना कि पूस की रात का मतलब क्या है। पूस का मतलब है पौष माह। तो पूस की रात का मतलब पौष माह की रात, मतलब पौष माह का मतलब पौष माह में क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। मतलब उस समय पौष माह में विंटर सीजन होती है ना, है नहीं? तो पौष माह में विंटर सीजन है, तो बहुत रात में बहुत ठंडी होती है, तो इसीलिए पूस की रात रखा गया। तो कहानी पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि पूस की रात क्यों रखा गया। तो प्रेमचंद जी की आप सभी को ये भी पता है कि प्रेमचंद जी की जितने सारे कहानियाँ हैं, उन कहानियों में मतलब जितने सारे कहानियाँ हैं, उस कहानियों में ग्रामीण जीवन की झांकी दिखने को मिलती है। जितनी भी कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, उस कहानियों में क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण जीवन। उपन्यास में भी ग्रामीण जीवन है, बहुत सारे समस्या भी लिखे हैं, कृषक जीवन की समस्या। तो उसी तरह पूस की रात जो कहानी है, वो भी उसी तरह कहानी है, जो कि ग्रामीण जीवन की मतलब ग्रामीण जीवन दिखने को मिलती है। पूस की रात कहानी में कृषक जीवन भी दिखने को मिलती है। तो प्रेमचंद जी की कहानी में ग्रामीण जीवन की झांकी दिखने को मिलती है। और जो पूस की रात जो कहानी है, इस कहानी में ग्रामीण जीवन के दर्शन होते हैं। और ये भी याद रखिए कि ये कहानी एक परिवेश प्रधान कहानी है। पूस की रात जो कहानी है, एक परिवेश प्रधान कहानी है। और ये जो पूस की रात की कड़कड़ाती ठंड का जो दृश्य है, ठीक है, जो दृश्य है, ये यहाँ पर दिखने को मिलता है। मतलब कड़कड़ाती ठंड का दृश्य हटलाने का लगता है इस कहानी में। और क्या दिखने को मिलता है? कृषक वर्ग की मतलब इस कहानी में कृषक वर्ग की रोटी नहीं जुटा पाता और सर्दी वर्षा से बचाव नहीं कर पाता है। ऊपर से उधार देने वाले खून चूसते हैं। ये सब जितने समस्या हैं, ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। समझ में आया? इस कहानी में क्या दिखने को मिलता है ना? इस कहानी में कृषक वर्ग की रोटी नहीं जुटा पाता। एक कृषक अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए रोटी नहीं जुटा पाता है और सर्दी वर्षा से बचाव नहीं कर पाता है। ऊपर से और क्या है समस्या? उधार देने वाले खून चूसते हैं। मतलब जो जमींदार साहूकार होते हैं ना, वो कृषक वर्ग के मतलब गरीब लोगों को खून चूसते हैं उधार देकर, ठीक है। और क्या?
ब्याज पर ब्याज के कारण किसान उम्र तक ऋण मुक्त नहीं हो पाता है। ये इस कहानी में देखने को मिलता है। महाजनों से जो कृषक वर्ग मतलब जो गरीब लोग ने महाजनों से जो ऋण लेकर आए हैं, उधार लेकर आए हैं, वो नहीं ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं। वो जो भी रुपए उधार लेकर आए हैं वो चुका नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ज़मींदारों ने ब्याज पर ब्याज के कारण मतलब ज़मींदार ने ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं गरीब के ऊपर, मतलब कृषक वर्ग के ऊपर, किसान लोगों के ऊपर। इसीलिए किसान लोगों ने उम्र तक ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं। वे महाजनों व ज़मींदारों के चंगुल में फंस रहते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह यह कहानी भी उसी तरह है कि ग्राम्य जीवन की दरिद्रता, ठीक है। तो ये कहानी जो पूस की रात जो कहानी है उसी तरह ही कहानी है। ज़मींदार से मतलब फंस रहते हैं चंगुल, ज़मींदार महाजनों चंगुल से फंस रहते हैं, ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं, ब्याज के ब्याज लग जाता है उनके ऊपर, किसान के ऊपर। यही उसी तरह पूस की रात कहानी है। तो पूस की रात जो कहानी है ये ग्राम्य जीवन की दरिद्रता के साथ साथ पति पत्नी संबंध तथा महाजन की शुष्क वृत्ति एवं कुत्ते से प्रगाढ़ संबंध, मतलब इस कहानी में एक कुत्ते भी रहता है, उससे जो प्रगाढ़ संबंध है आदि किसान की जो चरित्र रेखाओं है ये इस कहानी में स्पष्ट से देखा गया है। और ये जो कहानी है प्रेमचंद जी ने जो पूस की रात जो कहानी लिखी है, ये कहानी की कथा स्वाधीनता पूर्व की कथा है। पूस की रात कहानी की जो कथा है ना, ये स्वाधीनता पूर्व की कथा है, ठीक है। तब मतलब उस समय जमींदारी की प्रथा थी, मेहनत किसान करता था और मजे उच्च वर्ग, कमोवेश हालात आज भी वैसी ही है। छोटे किसान आज भी कर्ज तले डूबे रहते हैं, है कि नहीं। अब सेठ साहूकार और पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करते हैं। रोटी कपड़े व कंबल के लिए आज भी किसान तरसता रहता है। अतः यह कहानी आज़ाद के इतने दशकों के बाद भी प्रासंगिक है इस कहानी में, ठीक है। तो चलिए ये कहानी हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे जे हाँ कैसे पूंजीपति लोग किसान को कैसे शोषण करता है, कैसे किसान ने कैसे ब्याज मतलब उधार लेकर आते हैं लेकिन ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं। महाजनों साहूकार लोगों ने ब्याज पर ब्याज किसान के ऊपर लगा देते हैं। तो चलिए पढ़ने के बाद तो हम समझ पाएंगे ना इस कहानी में कौन कौन है, क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये जो कहानी है, इस कहानी में 4 पात्र आते हैं, ठीक है। हल्को जो कि किसान है और उसकी पत्नी मुन्नी, ये भी, और सहना कौन है जो कर्ज वसूलने आता है। सहना मतलब साहूकार जो जमींदार, वो सहना है। और जबरा वो कौन है ना, हल्का का पालतू कुत्ता, ठीक है। तो ये इतने पात्र है इस कहानी में। तो पात्र के नाम आप सभी को पता चल गया कि इस कहानी में कितने पात्र है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो नोट कीजिए इस कहानी में 4 पात्र है। हल्को किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, सहना जो कर्ज वसूलने आता है, जबरा जो हल्को का पालतू कुत्ता है, ठीक है। तो देखिए फास्ट मतलब कहानी के शुरू से मतलब कहानी में जो कहानी का कथन जो शुरू होता है हल्को और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच बात होता है। देखिए हल्को ने आकर पत्नी से कहा, क्या कहा, सहना आया है,
सो सेहना कौन है, आप सभी को मालूम हो गया कि जो कर्ज वसूलने आता है, मतलब सेहना एक जमींदार है या साहूकार है। तो हल्कू ने आकर पत्नी से कहा, सेहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हो उसे दे दो। मतलब जो हल्कू है या किसान है, वो सेहना सेहना से वो रुपए उधार लेकर आया था। कौन? हल्कू ने। तो सेहना तो ज़रूर आएगा ना, तो जो ब्याज लेने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए हल्कू ने सेहना को, मतलब सेहना नहीं, मुन्नी को कह रही है कि जाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला तो छूटे, मतलब किसी तरह वो तो ऋण से मुक्त हो जाएंगे, तो कुछ पैसे दे दो, हल्का हो जाएगा। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी कौन है? हल्कू की पत्नी। झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, तीन ही तो रुपए हैं, मतलब 3 रुपए तो है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। मतलब मुन्नी बोल रहे हैं कि हल्कू को बोल रहे कि यदि हम सेहना को रुपए दे देंगे तो रुपए तो 3 रुपए है ना, कि कह रहे कि 3 रुपए हैं, तो यदि हम 3 रुपए दे देंगे तो जो पौष माह है ना, तो ठंडे बहुत है, तो इसलिए वो पति पत्नी सोच रहे थे कि कुछ पैसे इकट्ठे करके कंबल लेकर आएंगे। कंबल मतलब आई होप आप समझ पाए होंगे कि कंबल का मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, ठीक है। तो ठंडे दिन है, तो बहुत मतलब सोने के लिए परेशान होती है, मतलब ठंडे दिन में कंबल तो ज़रूरत होती है ना। तो इसीलिए मुन्नी और हल्कू दोनों रुपए इकट्ठा कर रखे थे कंबल लाने के लिए, लेकिन वो तो सेहना आ गया ब्याज लेने के लिए। तो हल्कू ने क्या कहा कि जितने रुपए हैं, जो भी रुपए रखे हैं उसे दे दो। तो मुन्नी कह रहे कि दे देंगे, तो हम यदि रुपए दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा। तो माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, आई होप समझ पाए होंगे। ये माघ पूस ना, मतलब माघ और पौष माह जो है वो ठंडी माह है, विंटर सीजन है। तो कैसे कटेगी, हम ठंडे में कैसे सोएंगे, यदि हम पैसे दे देंगे तो ब्लैंकेट नहीं खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए तो माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर देंगे। तो मुन्नी हल्कू को कह रही है कि सेहना को कह दो कि हम फसल पर देंगे, अभी नहीं। तो हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, मतलब पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना यह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर कहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से झाड़ू में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। तो ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। तो स्त्री के समीप आ गया और खुशामंद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, तो कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो ये हल्कू कह रहे कि यदि हम नहीं देंगे तो वो गालियाँ देगा और घुड़कियाँ जमाएगा, तो इसे बर्ताव करेगा सेहना। तो इससे अच्छा होगा हम पैसे दे देंगे और कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। तो ये हल्कू ने मुन्नी को कह रही है। तो मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरसती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनो तो, कौन उपाय करोगे, कोई खैरात तो देगा कंबल, न जाने कितने बाकी है जो किसी तरह चुकने नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। मतलब उन्होंने जो खेती कर रहे, तो इससे ये पता चल जाता है कि हल्कू ने ज़मींदार के ज़मीन जो है, साहूकार के ज़मीन जो है वो काम करती है, खेती करती है। तो ये क्या करते,
खेती करने के लिए जो ब्याज देना पड़ता है तो वो चुका नहीं पाता है। इसीलिए मुन्नी कह रहे कि तुम खेती क्यों छूट नहीं देते, मर मर कर काम करो, उपज हो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो ये हल्को कह रहे कि ऋण चुकाने के लिए, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेतों से बाज आए तो मैं रुपए नहीं दूंगी। ये मुन्नी ने हल्को कह रही है कि मैं नहीं दूंगी। तो हल्को उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? यदि तुम पैसे नहीं दोगी क्या मैं साहूकार से गाली खाऊं? तो मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मुन्नी कह रही है कि क्यों साहूकार क्यों हमको गाली देगा, क्या उसका राज है कि इस घर में? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तन्नी भुएं ढीली पड़ गई। हल्को के उस वाक्य में कठोर सत्य था। वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसके बाद रुपए मिल जाने के बाद हल्को की मनोदशा क्या करी? मुन्नी ने आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्को के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो सब अब किसे खेती। मुन्नी कह रही है कि हल्को को तुम खेती छोड़ दो और मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने के तो मिलेगी। मुन्नी कह रही है कि तुम खेती छोड़ दो तो मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने की तो मिलेगी। किसी की धूंस तो न रहेगी ना, तो अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धूंस। हल्को ने रुपए लिए और इसी तरह बाजार चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो अपने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, है कि नहीं? तो दोनों पैसे को एक एक करके कंबल खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे, जमा किए थे पैसे। वो आज निकल जा रहा है वो पैसे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा है। तो उसके बाद पुस की रात खेत की जो रखवाली करते हुए और जबरा का आ गया। पुस की अंधेरी रात था। जबरा कौन है? उनके पालतू कुत्ता था। पुस की अंधेरी रात था, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊखों के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड्डे की चादर ओढ़े पर कांप रहा था। तो पुस की अंधेरी रात था, पुस माह की अंधेरी रात। आकाश पर क्या थे? तारे ठिठुरते हुए मिंज होकर जल रहे थे। हल्कू अपने खेत किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले आई होप आप समझ होंगे, वो खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े लिए, अपने ऊपर ओढ़े, चादर ओढ़े पड़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। तो दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। इतनी ठंडा था उस रात में, पुस माह की रात में इतने ठंडा था कि कुत्ते भी ठंडे में आवाज़ कर रहे थे, कूं कूं कर। उसको भी नींद नहीं आती थी। तो हल्कू और जबरा जो है कुत्ता, उन दोनों को नींद नहीं आती क्योंकि वो दोनों खेत जग रहे थे, इसीलिए बाहर में सुना पड़ता था। तो बाहर बहुत ठंडी है तो इसीलिए वहाँ पर रहे थे। तो ठंड से पीड़ित हल्कू और जबरा के बीच जो बात है वो देखिए। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? जाड़ा का मतलब आई होप आप समझ होंगे। जाड़ा ठंडे के समय में हाथ पूरा जाड़ हो जाता है कि नहीं?
तो हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था पर घर में पुआल पर लेट रहे तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं वहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रू नानी के नाम को। तो जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। स्वामी को कूं कूं से नींद नहीं आ रही थी। हल्को के हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। मतलब हल्कू ने जबरा को कहती है कि कल से खेत में मत आना, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे। तो यह रीढ़ पछुआ न जाने कहीं रू बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। एक एक भगवान ऐसे पड़े हो जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल मजाल है। जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है। मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्को उठा, गड्ढे से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठकर बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है। हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की तरफ प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी से घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। तो जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। इतने ठंडा था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थप थप कर उसे गोद से सुला लिया। कुत्ते को गोद में लेकर सोए हुए हल्कू की जो मनोदशा है वो क्या है ना। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी कि पर उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव हो रहा था जो इधर महीनों उसे न मिला था। जबरा समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी से तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जिसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। तो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जबरा के हृदय में असह्य ठंड से विवश हल्कू द्वारा अलाव जलने का जो तैयारी हो रहा था, कैसे न 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया।
हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, इतने ठंड था। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की तरफ देखा। कभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आंधी भी नहीं चढ़े, आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गुली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चुनकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। तो रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। तो उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कोई पौधे उखाड़ लिए और उनका झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरन ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। तो हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाएं। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। तो जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की तरफ चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। तो वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जुबरू, तुम्हारे नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। तो जबरू को जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचुड़ रहा था। तो हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लगा गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अलाव जलने के बाद हल्कू ने मन का उत्साह, थोड़ी देर में अलाव जल उठा। मतलब ठंडे से मुक्त पाने के लिए उन्होंने क्या पत्ते को जलाया। तो उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस प्रकाश के बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। तो हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। तो उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। तो जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा नहीं करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की तरफ कातर नेत्र से देखा। मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव से इस पार आ गया। तो अलाव बुझने के बाद
जबरा की मुस्तैद के बावजूद खेत का जरा चरा जाना। पत्तियां बूझ चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की तरफ भागा, तो हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था, तो उनने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हो। उनके चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी, तो उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, तो नोच ही डाले। तो मुझे भ्रम हो रहा है, कहीं अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। तो उसने जोर से आवाज़ लगाया, जबरा जबरा। जबरा आता रहा, तो उसके पास न आया। तो हल्कू के आलस्य और अपेक्षा से खेत का सत्यानाश। क्या हुआ? हल्कू के आलस्य और उपेक्षा के कारण खेत का सत्यानाश कैसे हुआ? फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, तो कैसा दंदया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला, तो उसने जोर से आवाज़ लगाई, हेलो हेलो हेलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, तो कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हो। तो हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला था, तो बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। तो अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। तो उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर तानकर सो गया। तो नींद खुलने पर मुन्नी द्वारा खेत के सत्यानाश की सूचना कैसे दी रही थी हल्कू को। सुबह में सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। बोला, ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारा यह मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, तो मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता है। तो दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी की मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। तो मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, सौत को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये था पूस की रात जो कहानी मुन्नी और हल्कू जबरा का कथन। देखिए, इससे जो डिफ़िकल्ट वार जो है सहना का मतलब, सहना कौन है? जमींदार का करिंदा। हार का मतलब क्या है? खेत की रक्षा के लिए डाली गई छपरी। और मंडई का मतलब उसको हम कहते हैं मंडई। बला क्या है? बला का मतलब क्या है? विपत्ति या बाधा। बाकी का मतलब क्या है? बकाया।
है कि नहीं। सस का मतलब क्या है, नहीं बकाया ये सस कहते हैं। तन्नी भोए का मतलब गुस्से भरी भोए। धूस का मतलब धमकी। अकड़बाजी डांट का मतलब फटकार। दीनता का मतलब असहायता। ठिठुरते हुए ठंड से सिकुड़ते हुए खटुले का मतलब छुटी खाट, है कि नहीं। और खटुले का मतलब छुटी खाट। और ठिठुरते हुए ठंड से सिकुड़ते हुए ये हो जाए। उसके बाद गाड्डे की का मतलब करघे पर बुनी सूती चादर। और घुटनी मतलब घुटनू। स्वान का मतलब बुद्धि, जो कुत्ते की समझ कहते हैं। ताड़ लिया का मतलब समझ लिया। और रांड का मतलब एक गाली, जो कि विधवा को कहते हैं। और लियाफ का मतलब रजाई। और पिशाच का मतलब प्रेत। आहत का मतलब दुखी और या चुटा खाया हुआ कहते हैं। आत्मीयता का मतलब अपनापन। छपरी का मतलब मंडई जो कहते हैं। और अरमान का मतलब ख्वाहिश या लालसा कहते हैं। हिम का मतलब बर्फ़। और सप्तर्षि जो कहते हैं, सप्तर्षि तारा मंडल, सप्तर्षि मंडल जो कहते हैं, 7 तारों का मंडल जो कहते हैं। और एक गुली के टप्पे पर कहते हैं, जो एक जगह में फेंकी गई गुली जितनी दूर गिरती है और थोड़ी देर पर जो कहते हैं। जबरू का मतलब जो प्यार में जबरा कुत्ता को किया गया संबोधन किया गया है। टाँटे मतलब टंटना और गर्म कहते हैं। लो मतलब लपट। दोहर मतलब चद्दर। कातर का मतलब भयभीत असहाय कहते हैं। गिर्द का मतलब चारों तरफ। बदन का मतलब मुँह। और डांड का मतलब किनारा। धमनी का मतलब नसों जो कहते हैं, धमनी और नाड़ियों कहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी जो है आप सभी को कैसे लगा ये कहानी। तो इस कहानी से आप क्या समझ में पा रहे हैं कि ये कहानी पूरी तरफ हल्कू, मतलब ये कहानी का यदि हम कहेंगे तो कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, जो कि किसान पात्र है। यदि हम हल्कू के बारे में मैं कहूँगी, हल्कू एक बेहद गरीब किसान है कि नहीं, जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाता कि वो अच्छी तरह अपना गुजारा कर सके। और उसकी पत्नी जो है उसे खेती छोड़कर मजदूरी करने की सलाह देती रहती, जो कि हम अभी पढ़ा। और खेती के काम में जोखिम भी है, लेकिन हल्कू खेती करता रहता है। तो इससे इस कहानी में ये देखने को मिला कि इस कहानी में 4 पात्र हैं। हल्कू जो कि एक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी, सहना जो कर्ज वसूलने आता है, जबरा हल्कू का पालतू कुत्ता, सहना जो है वो मतलब सहना जो पात्र है, सहना का जिक्र सिर्फ कहानी के आरंभ में ही है। तो प्रेमचंद जी ने सहना जो पात्र है उसको कहानी के आरंभ में ही लाए हैं। मतलब कहानी के प्रत्यक्ष प्रवेश नहीं होता है। सहना का प्रवेश जो है इस कहानी में, सहना का प्रवेश प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, सिर्फ कहानी के आरंभ में ही हुआ है। और मुन्नी के बारे में यदि मैं कहूँगी, मुन्नी कहानी के पहले और अंतिम भाग में भी आती है। मुन्नी कौन है ना, मुन्नी जो है वो कहानी के पहले भाग में वो हल्कू को 3 रुपये सहना को देने से रोकती है। इससे उसके दृढ़ व्यक्तित्व को पता चलता है मुन्नी चरित्र से। और इसके बाद अंतिम भाग में भी वो पूर्ण आती है, जब खेत नष्ट हो जाने के बाद वो सवेरे अपने पति के पास पहुंचती है और उसे जगाती है। ठीक है, मतलब यदि हम कहेंगे मुन्नी का ये दूसरा रूप सामने आते हैं इस कहानी में,
खेत नष्ट हो जाने से यह वो चिंतित नज़र आती है। उसके बाद जबरा। जबरा के बारे में भी हम कहेंगे। जबरा खेत पर हल्कू के साथ रहता है। उसकी स्वामी भक्ति मतलब मालिक जो है उसकी स्वामी भक्ति खेत नष्ट होते देखकर अपने स्वामी को मतलब मालिक को सावधान करने की कोशिश की है। इस कहानी में भौंक भौंक कर जानवरों को भगाने की कोशिश और अंत में असफल हो जाने पर पस्त होकर मतलब पस्त होकर लूट जाना ये दिखने को मिलता है। तो उसको काफ़ी जीवंत पात्र बना देते हैं इस कहानी में। तो इससे ये दिखने को मिल रहा कि ये कहानी पढ़ने के बाद ये दिखने को मिला कि यह कहानी किसान की स्थिति का प्रामाणिक दस्तावेज है। तो इसमें उसकी ऋणग्रस्तता, मौसम की माह, कर्ज चुकाने की असमर्थता, किसान का परिवेश व पशुधन के साथ रिश्ता, कृषि से हताशा और ऊब और महिलाओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में केंद्रीय योगदान समझा जा सकता है। किसमें? इस कहानी में मतलब पूस की रात कहानी में। ठीक है। और यदि हम देखेंगे तो ये कहानी का कथानक बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखा गया है, जो एक रात में समाप्त हो जाता है। ये कहानी लगान या मालगुजारी की समस्या से शुरू होकर कहानी का अंत भी मालगुजारी से ही होता है। और एक सुगठित मतलब यदि हम कहेंगे कहानी का आरंभ हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के वाद विवाद और संवाद से ही होता है ये कहानी। और विवाद का जो विषय है वो 3 रुपए के लिए जो मजदूरी के एक पैसे को कठिनाई से बचाकर कंबल के लिए रखे गए हैं। तो हल्कू से सहना को देखकर मालगुजारी के बकाये को चुकता करना चाहता है। मुन्नी इसका विरोध करती है क्योंकि कंबल के बिना पूस की ठंड में खेत की रखवाली संभव नहीं है, इसीलिए वो विरोध करती है। अपने विरोध के बावजूद हल्कू की व्यवस्था और इज्जत का ख्याल कर अत्यंत रुपए उसे दे देती है कि हल्कू ने। तो रुपए देने से पहले और देने के बाद भी वह बराबर हल्कू से आग्रह करती है कि वो खेती करना छोड़ दे, क्योंकि खेती में लगान की अधिकांश अदायगी मजदूरी के पैसों से ही करनी पड़ती है। तो खेती छोड़कर मजदूरी करने में बिना दबाव धूस के एक रोटी खाने का सुख तो है, लेकिन यही मुन्नी कहानी के अंत में खेत की पूरी फसल जानवरों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद चिंतित होकर कहती कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इससे पता चलता है कि ज़मीन के प्रति उसका गहरा लगाव भी है, अन्यथा उसे बेचकर भी लगान की अदायगी हो सकती थी। तो कहानी का दूसरा भाग यदि हम देखेंगे, दूसरा भाग पूस की अंधेरी रात में जानवरों से खेत की रक्षा के प्रयास के संबंध है इस कहानी में देखने को मिलता है। दूसरा भाग में इसका अधिकांश भाग हल्कू और जबरा जैसे मुख्य पशु के संवाद से संबंध हुआ है, लेकिन इस दूसरे भाग में प्रेमचंद ने शीत के प्रकोप से पीड़ित समझ में आया शीत के प्रकोप से पीड़ित एक गरीब किसान की कठोर यातना का जो दयनीय चित्र है वो अंकित किया गया है। वो पाठक को दहला देने वाला कहानी है। इसी काम में कहानीकार ने हल्कू और जबरा के बीच विकसित आत्मीयता और अंतर्गता के माध्यम से जबरा को एक जीवंत चरित्र के रूप में अंकित किया है। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी कल्पनाशील सहानुभूतिशील तथा प्रसन्नशील कल्पना का अत्यंत हार्दिक परिचय दिया है। तो कहानी का तीसरा भाग शीत के प्रकोप से बचने के अंतिम और कारगर
प्रयास से संबंध है। तो इसमें भी हल्कू के साथ ही जबरा की सक्रियता बराबर दिखाई देती है। तो शीत के प्रकोप से पीड़ित हल्कू कहानी के इस भाग में खेत की रक्षा के प्रति उदासीन हो छपरी से निकालकर एक नज़दीकी आम के बाग में गिरी सूखी पत्तियों को बटोरकर अलाव जलाता है। कौन? हल्कू ने। अलाव के प्रकाश और उसकी गर्मी से जैसे उस एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। तो अपनी उछल कूद और उत्साह के द्वारा लगता है कि उसने शीत के साथ ही अपने सभी विरोधियों को भी पराजित कर दिया है। तो उसके उत्साह का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय प्राप्त कर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। तो अपना उत्साह व्यक्त करते हुए वो जबरा से कहता है, अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें तो देखे कौन निकल जाता है। तो वो उछला उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। तो किसान जीवन के दुख के भार से कराहती जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ जो है किस तरह उसे जीने का सहारा देती है, ये प्रेमचंद जी ने स्पष्ट रूप से यथार्थ रूप से दिखाए हैं। और चौथा भाग जो है कहानी में, इसमें अलाव के बुझने और नीलगाय द्वारा खेत के सत्यानाश से संबंध है। जबरा द्वारा जी जान से चीख पुकार के बावजूद हल्कू खेत की रक्षा के लिए वहां तक पहुंच नहीं पाता। राख के पास की गर्म जमीन पर चादर उड़कर वो सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सूते ही रहोगे। मुन्नी खेत को देखकर गई थी। दोनों जब पूर्ण खेत के पास पहुँचे तो दोनों की प्रतिक्रियाएं भिन्न रूप से प्रकट हुई। इसका चित्रण करते हुए प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। तो मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूर करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यह सुना तो नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम देखते हो कि मतलब ये दिखने को मिला कि इस कहानी की जो कथानक है ये माल गुजार की समस्या से शुरू होकर माल गुजार की समस्या पर ही ख़त्म होती है कि नहीं। तो यह समस्या आज हमें महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देती, लेकिन जब 1930 के आसपास ये कहानी लिखी गई थी तब गरीब किसानों के लिए माल गुजारी की समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी थी उस समय। तो इसका चित्रण इस कहानी में नहीं है। तो 1929 से 1933 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारतीय किसान पर क्या असर पड़ा था, इसका चित्रण प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि से किंचित विस्तार के साथ किया है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ दर्शनीय है। 4 सेर का गुड़ को 10 सेर में भी नहीं पूछता। 8 सेर का गेहूँ 1.5 रुपये मन में भी महंगा है। तो 30 रुपये मन का कपास 10 रुपये में जाता है। 16 रुपये मन का मन 4 रुपये में है। तो किसानों ने एक एक दाना बेच डाला, भूसे का तिनका भी नहीं रखा। लेकिन यह सब कुछ करने पर भी चौथाई लगान से ज़्यादा अदा न कर सके। तो इस समय लगान की यह स्थिति थी। तो इसी पर कहानी के प्रतिपाद्य पर विचार करते समय उपेक्षित विस्तार दिया जाएगा। तो कहानी का कहने का मतलब यह है कि पूस की रात जो कहानी के महत्व भी समुचित जानकारी के लिए उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश पर ध्यान रखना जरूरी है। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश दयनीय दशा कैसे थी वो कहानी के माध्यम से दिखाए हैं पाठक को। ठीक है। और यदि हम इस कहानी के पात्र जो है, मैंने कहा कि पहले मैं कह चुकी हूँ कि इस कहानी में 4 पात्र हैं। तो 4 पात्रों से सहना
केवल कहानी के आरंभ से ही आता है, उसके बाद नहीं। तो मतलब कहानी का मतलब पुष्कराज जो कहानी है, इस कहानी में मुख्य दो पात्र को हम लेंगे। मतलब दिखने को मिलता है जबरा और हल्कू। केंद्रीय पात्र तो हल्कू है जो किसान है, लेकिन यहाँ पर 3 पात्र का चित्रण किया गया है, हल्कू, उनके पत्नी मुन्नी और जबरा। तो इस कहानी में हल्कू उसकी पत्नी मुन्नी के साथ ही प्रेमचंद ने उनके कुत्ते जबरा को भी एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी आदि जितनी भी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की, इसमें प्रेमचंद ने पात्र के चरित्र की बारीकियों को भी रेखांकित नहीं किया है और न ही अपनी तरफ से ही इन पर विशेष कोई टिप्पणी की है। लेकिन इस कहानी में मतलब इस कहानी के सभी पात्र अपनी कथनी मरनी के द्वारा मतलब कथनी करने के द्वारा ही पारंपरिक संबंध के माध्यम से अपने चरित्र को उजागर किया है। तो इन पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने कोई निश्चित या ऊंचा आदर्श भी उपस्थित करने का प्रयास नहीं किया है। तो ये सभी पात्र अत्यंत सहज रूप से प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि को प्रस्तुत किया है। तो पहले हम मुन्नी के चरित्र के बारे में देखेंगे। तो मुन्नी का चरित्र कैसा था इस कहानी में? देखिए, यदि हम कहेंगे तो कहानी के आरंभ में मुन्नी जवान की कुछ तेज अवश्य दिखाई देती है, लेकिन अपने समूचे तीखेपन के बावजूद वो पति की व्यवहारिक और कुशल सहधर्मिणी के रूप में सामने आती है। तो उसे पूरा विश्वास है कि कंबल के लिए रखे गए 3 रुपये बकाये की अदायगी में खर्च हो जाने के बाद फिर एकत्र नहीं हो सकते। तो कंबल के लिए हल्कू द्वारा कोई दूसरा उपाय करने के झूठ से भी वो परिचित है। फिर भी हल्कू की विवशता और उसकी बेइज्जती के कठोर सत्य के सामने वो अपने हथियार डाल देती है। रुपए देने से पहले और देने के बाद ही वो हल्कू से खेती छोड़कर मजदूरी करने की बात करती है, लेकिन कहानी के अंत में खेत के नष्ट हो जाने के बाद वो कहती है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो इन्हीं दोनों बातों में अंतर विरुद्ध देखा जा सकता है, लेकिन यही उसके जीवन का यथार्थ है। किसकी? मुन्नी की। तो जमीन के प्रति मोह को वो त्याग नहीं पाती है मुन्नी ने। तो हल्कू की लापरवाही से खेत की फसल के नष्ट हो जाने के सत्य से परिचित होकर भी वो उसे भला बुरा नहीं कहती। तो पति से विरुद्ध होने के बावजूद वो उस पर किसी तरह का जवाब नहीं डालती और जो होता है उसे सहज रूप से स्वीकार भी कर लेती है। उसके बाद हल्कू के बारे में यदि कहेंगे तो हल्कू के माध्यम से हम एक गरीब किसान की नियति का साक्षात्कार करते हैं। तो लगान की अदायगी के लिए इतनी नोक-झोंक के बाद पैसे लेकर जब वो देने चला तो उसकी मनोदशा का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि हल्कू ने रुपए लिए और इसी तरह बाजार चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। एक पग के साथ उसका मस्तक दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो खेत की रखवाली के लिए अपनी छपरी में जाड़े की असीम शक्ति से लड़ते हुए उसका एकमात्र सहायक और साथी जबरा ही है। तो उसे उलाहना देने, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे आत्मीय की तरह गोद में लेकर सुने के माध्यम से कहानीकार ने हल्कू के चरित्र को एक मानवीय रूप प्रस्तुत किया है। तो अलाव जलाने की व्यवस्था करने के बाद जाड़े पर अपनी विजय से प्रफुल्लित हल्कू का एक नया रूप हमारे सामने दिखने को मिलता है, हमारे सामने आता है। बुझे अलाव की गर्म राख के निकट सुख की नींद सुने वाले हल्कू का आलस्य और अकर्मण्यता उसके चरित्र की निजी विवशता न होकर व्यवस्था द्वारा थोपी गई है। तो हल्कू के माध्यम से वो अपना परीक्ष प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो मजदूरी हम करें या मज़ा दूसरे लूटे, मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। तो इसी भावना के उदय होने के साथ उसके सामने यह निहित तथ्य भी आ जाता है कि वो किसके लिए फसल बचाए। तो जमींदार, महाजन और बनियों की झोली भरने के लिए। स्पष्ट है कि उसके आलस्य और अकर्मण्यता का कारण उसका अनुभव प्रस्तुत निजी बोध है, तो जिसकी चरम सीमा कफन
कहानी के घीसू और माधव में मिलती है। घीसू और माधव ने हाथ तोड़ मेहनत करने वालों को भूखे रहते देखकर काम करना छोड़ दिया था, तो कहीं से गन्ने या आलू चुराकर अपना पेट भर लेना उसका आदर्श बन गया था, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर दो कहानी जोड़ा गया है कि जमींदार महाजन और बनियों की झोली से भरने के लिए स्पष्ट है कि उसके आलस्य और अकर्मण्यता का कारण उसका अनुभव प्रस्तुत निजी बोध है। इसकी चरम सीमा कफन कहानी के घीसू और माधव में ही मिलती जुलती है। घीसू और माधव क्या करती थी, माधव ने हाथ तोड़कर मेहनत करने वालों को भूखे रहते देखकर काम करना छोड़ दिया था, कहीं से गन्ने या आलू चुराकर अपना पेट भर लेना उनका आदर्श बन गया था। ठीक है, यदि हम जबरा के बारे में यदि हम कहेंगे तो जबरा इस कहानी में एक जीवंत पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। कहानी के दूसरे भाग से शुरू होकर अंतिम चौथे भाग तक उसकी उपस्थिति, उसके महत्व को रेखांकित किया गया है। तो हल्कू से जबरा का सीधा संवाद होता है। जबरा हल्कू की उच्चारित भाषा भले न जानता हो, लेकिन उसकी हंसी, ठिठुली, क्रोध और प्रेम अच्छी तरह महसूस करता है। वो सिर हिलाकर, पंजे उठाकर, कूं कूं कर, पूंछ हिलाकर उसका उत्तर देता है। तो उसकी गोद में सोकर वो स्वर्गीय सुख का अनुभव ही नहीं करता, वरन उसकी हित रक्षा में एक कर्तव्यनिष्ठ साथी का परिचय देता है। तो हल्कू के आलस्य और अकर्मण्यता के विपरीत खेत की फसल के बचाव में वो अपनी कर्तव्यनिष्ठता का पूरा परिचय देता है जबरा। तो वस्तु तो ये कहानी जो पुस्तक की रात का है, उस कहानी का जबरा प्रेमचंद की एक विशिष्ट निर्मित है, जिसके अभाव में कहानी संभव नहीं थी, है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे लगा यह कहानी। आई होप आप सभी ने समझ पाए होंगे पुस्तक की रात कहानी में क्या सीखने को मिला, प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से क्या दिखा है। तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी मैं कुछ डिस्कस करूँगी पुस्तक की रात के बारे में नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कुछ बच्चे जान पाएंगे जो नहीं जान पा रही हैं कि कहाँ से मिलेगी किताब, मतलब जो भी पढ़ने चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है। तो इसलिए जितने सारे दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए, एटलीस्ट वो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे सारी क्लास आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिस्कस करूँगी पुस्तक की रात में कहानी के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।